ऐसी परसेंटेज है जो रेट है वो वहाँ पे 100% है केरला में। और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि केरला में इतनी अच्छी लिटरेसी होगी। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है। क्यों नहीं थी तुम्हें उम्मीद? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अदमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं। हम इतनी हंसी क्यों आ रही है? आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं हाउ महाराष्ट्र बिकम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। अच्छा, तो इससे पहले भी हम महाराष्ट्र पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। सो अगर हमारी काफी सारी वीडियोस हैं जो महाराष्ट्र पे बनी हुई हैं। एक में तो हमने कंपैरिजन भी किया था, जो कि इतनी ज्यादा कोई अच्छी वीडियो है ना। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो कहते हैं आपने कुछ भी नहीं देखा, वो जाके एक दफा जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमारे एक्सप्रेशन ऐसे थे कि बस वो एंड वीडियो थी। तो आज भी हम महाराष्ट्र पे कर रहे हैं कि हाउ महाराष्ट्र बिकम द रिचेस्ट स्टेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Drop it. महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जीडीपी के गैप को कंपेयर करोगे और उसके बाद में अगले 7 स्टेट्स की जीडीपी के गैप को मिलाओगे, तब जाकर पहले और दूसरे स्टेट के जीडीपी गैप कवर होता है। तो ऐसा क्या है महाराष्ट्र में कि आज वो देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन गया है? यही बात इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं टोटल ग्रॉस जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जाए तो अलग डेटा बाहर आता है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से जाए तो भी अलग डेटा आता है। बेसिकली कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कई अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स को हम अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं अगर डेटा को मैनिपुलेट किया जाए। इसके लिए मैं टोटल पूरे स्टेट से कितने पैसे आते हैं उस वाली जीडीपी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 तरीके के फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे इस वीडियो में जिसके कारण महाराष्ट्र ऊपर पे आए। पहले है नेचुरल फैक्टर्स, या आप कह सकते हो लक फैक्टर्स, जिसके कारण महाराष्ट्र ऑलरेडी ब्लेस्ड था। और दूसरा कारण होगा आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैक्टर्स, यानी किस तरीके से प्लानिंग प्रिपरेशन के कारण आज ये रैंकिंग महाराष्ट्र को मिल पाई है। तो पहले बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कहो तो महाराष्ट्र में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप कोंकण रीजन को छोड़ दो तो विदर्भा, मराठवाड़ा, ये 2 ऐसे रीजन्स रहे महाराष्ट्र के जो हमारे पूरे देश में वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रेन शैडो रीजन्स है, जहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हो पाती। इसके कारण रिलायबल क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर पहले के ज़माने से ठीक से पॉसिबल नहीं था। इसके कारण 2 चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। पहली बात थी इंडिविजुअल इरिगेशन, यानी सरकार की मदद के बिना यहाँ पर कैनाल्स, वेल्स, ये सारी चीज़ें बनाकर एक ज़्यादा रिलायबल तरीके का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलप की गई। और कैश क्रॉप, जिस तरीके से कॉटन, टोबैको, जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, वो यहाँ पर धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हुई। इनमें से कुछ चीज़ें बची, जबकि कुछ चीज़ें आगे जाकर प्रोडक्शन से बाहर निकाल दी गई। और इसी कारण कई सारे फार्मर्स सिर्फ फार्मिंग पर रिलायबल नहीं रह सकते थे और बाकी तरीके के बिजनेस की ओर वो बढ़ने लगे बहुत ही ज़्यादा पहले से। इसी कारण अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्टीज यहाँ के लोगों को बहुत पहले से आ गई। दूसरी बात है यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक फ़ायदा ऐसा है स्टेट को मिला है कि यहाँ पर सारे के सारे मिनरल्स अवेलेबल तो है, मे बी सारे बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में नहीं हो, लेकिन वैरायटी बहुत है। आप आयरन से लेकर यूरेनियम से लेकर मैग्नीज जैसे सब कुछ अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। इसके कारण ऑब्वियसली कोस्ट होने के कारण किसी भी स्टेट को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो यहाँ पर महाराष्ट्र को भी मिल पाया है। और लास्टली अगर हम लक फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो मुंबई ब्रिटिशर्स के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बनाया गया था। इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ही स्टेट के कैपिटल में ज़्यादा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उस टाइम पे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थी और तीनों जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम या इनफैक्ट मुंबई से ज़्यादा हुआ करती थी। तो देखते इसके बाद में क्या ऐसी चीज़ें की गई कि यहाँ की जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, पहला काम जो महाराष्ट्र में किया गया था पहले, वो था सिटी एग्रीगेशन। कई लोग अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक शहर का नाम आता है, जो है मुंबई। लेकिन महाराष्ट्र के जो दूसरे सिटीज़ हैं उनकी खुद की जीडीपी हमारे देश के कई सारे अलग अलग स्टेट के कैपिटल से भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, लेकिन इसके साथ साथ पुणे जो देश का 28% आईटी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ का आईटी कैपिटल बना,
जिसके साथ उसकी सैटेलाइट टाउन पिंपरी चिंचवड़ भी थी। नासिक देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्लस्टर बना, जहां पर आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। औरंगाबाद स्टेट का ऑटोमोबाइल और फार्मा हब बना, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम करती है। नागपुर सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बना, जहां पर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली कि 2 RBI के ब्रांचेस इस अकेले शहर में बनाए गए और इसी पैमाने पर कई सारे अलग शहर भी महाराष्ट्र कंटिन्यूसली डेवलप करते रहता है। और मुंबई के कारण पूरा का पूरा नवी मुंबई जैसा शहर जो आज हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टॉप 20 में आता है, ये पिछले 40 साल के अंदर डेवलप किया गया है। इसके साथ पुणे के भी कई सारे सैटेलाइट टाउन्स में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके के प्लान डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के पास में शेंद्रे नाम की एक सिटी बनाई जा रही है, जिसके कारण फ्यूचर प्रूफिंग का काम महाराष्ट्र में पहले से भी होते आ रहा है और अभी भी किया जा रहा है। अब इन सारे शहरों में इंडस्ट्रीज आई कहाँ से, तो यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिसीज की। दोस्तों MIDC या फिर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट लिबरल और ओपन इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज रही है बहुत पहले से। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस, अनइंटरप्टेड पावर, वाटर, ये सारी चीजें बहुत इजीली यहाँ पर मिल पा रही थी 1960s और 70s में ही। इसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज ने प्रेफरेंस दिया और दूसरी बात थी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस काम कर रहे थे। दोस्तों टाटाज, अंबानीज और कई सारी बड़ी बिजनेसेस जो आज मुंबई में से ऑपरेट होती है, उनका जन्म शायद मुंबई में नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई को अपना बेस चुना ऐसे ही कुछ कारणों के कारण, और यही आगे जाकर एक चेन इफेक्ट बन गया, जिसके कारण एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आना शुरू हुई और आगे जाकर एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पर बन गया। दोस्तों तीसरी चीज है लिटरेसी। दोस्तों एक चीज यहाँ पर कई सारे लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं कि लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो कौन से स्टेट में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ लोग बनते हैं जो लिटरेट है और वो क्वालिटी ऑफ लिटरेसी भी क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि केरला की लिटरेसी 100% है, लेकिन अभी के फिगर्स के हिसाब से 98% है। लेकिन अगर हम 100% भी कंसिडर करें तो पूरे केरला के पॉपुलेशन के हिसाब से 3.4 करोड़ लोग यहाँ पर लिटरेट होने चाहिए। वही अगर हम महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के साथ यहाँ का पॉपुलेशन 11.42 करोड़ लोग हैं और इसके कारण यहाँ की 88.2% लिटरेसी रेट के साथ में यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज्यादा लिटरेट बन जाता है और इतने बड़े लिटरेट वर्कफोर्स के साथ काम करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों ऐसी है कि महाराष्ट्र की लिटरेसी चाहे दुनिया में सबसे अच्छी न हो, इनफैक्ट आप सीधा सीधा कह सकते हो कि कुछ बहुत हाई क्वालिटी की लिटरेसी यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के बाकी अगर आप स्टेट से कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। दोस्तों कई स्टेट्स में लिटरेसी होने के बावजूद लोग कई बार हिंदी जैसे लैंग्वेजेस भी नहीं बोल पाते और कुछ स्टेट्स में तो रीडिंग राइटिंग भी क्लास 10 तक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में गांवों तक एटलीस्ट बेस एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रखा गया है और अगर आप कोई इमिग्रेंट हो या महाराष्ट्र के रूरल एरिया में आपने ट्रैवल किया है तो आपने जरूर ये आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे लोग चाहे डे टू डे यूजेज में हिंदी बात करते हो नहीं करते हो, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में जो बाकी लैंग्वेजेस वगैरह है वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनती रही और यहाँ के लोगों को वो हायर करते रहे और इंडस्ट्री सेटअप करते रहे। दोस्तों अगली अगर फैक्टर की बात करें तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र हमेशा सेंटर से पैसे लाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहा है, जिसके जरिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है। सेंटर से जो भी बजट एलोकेशन होता है उसका बड़ा चंक किस तरीके से लॉबी करना है ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने 1960s, 70s और 80s में बड़े पैमाने पर करके दिखाया, जिसके कारण अकेला स्टेट महाराष्ट्र बनता है जहां पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, रेलवे नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, देश का पहला एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना था, देश के पहले ड्राई पोर्ट्स महाराष्ट्र में बने थे, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी यहीं पर है और बेसिकली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली देश से बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सका, जो फिर से इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्टिव बनता है। दोस्तों आज भी पूरे देश की 38% FDI महाराष्ट्र में जाती है, जबकि 32% इनकम टैक्स एक स्टेट महाराष्ट्र में से आता है और ये ले चलता है हमारे लास्ट रीजन की ओर, वो है फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों मुंबई में आज मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इन जैसे सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स बहुत कम हो चुके हैं, जबकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसी चीजें ही मुंबई को आज टॉप पर ले आती है। दोस्तों हमारे देश में आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मद्रास, कोलकाता, दिल्ली इन जैसे कई सारे शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ BSE सर्वाइव कर पाया और यहाँ पर NSE भी एक्चुअल में नर्चर हो पाया। इसके कारण
स्टॉक मार्केट जो किसी भी देश के फाइनेंशियल कैपिटल का हार्ट होता है वो यहाँ पर एक्चुअल में ग्रो हो पाया। और यही जो भी मैंने रीजंस बताया, अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि कहाँ पर कौन से स्टेट्स थोड़ा बहुत पीछे रह गए और महाराष्ट्र को एडवांटेज मिलते हुए वो आगे बढ़ गया। आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो दोस्तों ये पोजीशन ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र रिटेन कर पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर फ्यूचर अनसर्टन है। कई सारे स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, महाराष्ट्र से ज़्यादा डेवलपमेंट परसेंटेज रेट्स वो रखते हैं और ये एक रियल पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि कई स्टेट्स महाराष्ट्र को मैच या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ जी, तो हम लोगों ने देख ली है वीडियो एंड आई एम रियली शॉक कि जो लिटरेसी परसेंटेज है, जो रेट है, वो वहाँ पे 100% है केरला में। और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि केरला में इतनी अच्छी लिटरेसी होगी। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है। क्यों नहीं थी तुम्हें उम्मीद? और यार मतलब मुझे नहीं पता था कि केरला में 100% लिटरेसी रेट होगा। इतना कैसे हो सकता है, मतलब आई डोंट थिंक सो, बट अगर वो कह रहे हैं तो आई होप होगा ही। तो इसके अलावा और जितने भी हैं महाराष्ट्र में, सबकी लिटरेसी उन्होंने बताई कि बहुत बेटर है। और ऑल्दो वो इतनी कोई एडवांस नहीं है, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए तो वो ऐसी है कि बच्चों की बेस बहुत अच्छी बन जाती है उसमें। मतलब उन्होंने बताया रूरल एरियाज भी जो हैं, जो गांव वगैरह और उस तरह के जो हिस्से हैं, वहां पर भी अगर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है तो एटलीस्ट रीडिंग, राइटिंग और इसके ऊपर फोकस है और बेस जो है बच्चों की। हाँ, एटलीस्ट जो एजुकेशन है वो चल रही है। अब उतना एडवांस नहीं है, लेकिन लोगों को जो है वो सिखाने पढ़ाने का जो सिस्टम है वो चल रहा है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो बताए गए पता नहीं थे हमें। एक तो ये मुझे पता शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि वहाँ पानी, बारिशें नहीं होती, पानी नहीं आता। ये बात सेम कराची वाली सिचुएशन है इस हिसाब से अगर हम कहें तो। कराची में भी बारिश नहीं होती इतनी, और पानी का भी यहाँ बहुत ही कोई बुरा वाला निजाम है। बारिश वाला सेम है, बारिश नहीं होती। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे सेम ही लगा दोनों का। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पता थी। अच्छा, ये वाली वीडियो है, इस टाइप की वीडियो पे हमने रिएक्ट नहीं किया हुआ था। मतलब महाराष्ट्र की और वीडियोस पे किया था, बट इस टाइप की नहीं किया था जिसमें थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ज्यादा। इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ज्यादा हमें जानने को मिला। बट इससे पहले जो हमने मुंबई की वीडियो जिसके ऊपर भी रिएक्शन दिया है वो थोड़ी सी कंपैरिजन था वो, और उसमें डिफरेंट थी। ये था कि इसमें ये चीज है, उसके रिचुअल्स और उसके फैक्ट्स वगैरह बताए हुए थे, बट इसमें उन्होंने पूरा एनालिसिस करके बताया कि सारी जो महाराष्ट्र की जितनी भी है, पुणे हो गई, अब केरला हो गई, सब चीजों को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है। तो क्योंकि उस टाइम पे हमारा नया चैनल था और हमें कुछ भी नहीं पता था मुंबई के बारे में, तो वो एक इंट्रोडक्टरी के सेंस में हमने कर लिया था। और महाराष्ट्र से सिर्फ हमें मुंबई ही मतलब हम सिर्फ मुंबई को ही कनेक्ट कर पाते थे, बट अब जो कि देख रहे हैं ऐसा का तो चल रहा है कि हाँ, महाराष्ट्र में मतलब और डिफरेंट सिटीज भी पाई जाती हैं, और उसमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है जिनके नाम से भी हमें नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होगी। अब जैसे कि केरला देख लो, इतनी अच्छी लिटरेसी रेट है जो कि कभी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं, बाज औकात हमें नाम से नहीं लग रहा होता, बट जब हम उसको देखते हैं तो वो चीज उतनी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। हाँ। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बहुत ही जो है वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ज्यादा हमें जानने को मिला महाराष्ट्र के बारे में, केरला के बारे में हमें पता चला, और डिफरेंट तरह की चीजें, जीडीपी का, एग्जैक्टली टैक्सेस, जो वहाँ का जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस जो है वो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। पैदा नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बिजनेस का मेन जो वो है वो वहाँ बना लिया। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, लोग वहीं पे अपने जो है वो काम वगैरह करते हैं। तो होपफुली आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और आपके कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं बड़े प्यारे प्यारे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लोग रिक्वेस्ट, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट वहाँ पे ले रही हूँ, तो आप लोग वहाँ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।